किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कॉपियाँ आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो और जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको शुरुआत से है ना चैप्टर 1 से आपको मिलेगा। तो आइए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं हम लोगों को पढ़ना है और वास्तविक संख्या में हम लोग को क्या क्या जानना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर आप लोग का है प्राकृत संख्या, जो कि आप पिछले क्लास में, पिछले वर्ग में आप लोग पढ़ चुके होंगे। पिछले यानी कि 9th क्लास, 8th क्लास, 7, 6 आप ये चीज़ों का आप अध्ययन कर चुके होंगे। तो हम डिफिनीशन आप लोगों को लिखे नहीं है, हम केवल बोल देते हैं, बताते हैं, और आप लोग अगर कॉपी में नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है प्राकृत संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आप लोग भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? तो वैसी संख्या, यानी कि आप बोल सकते हैं गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम एग्जाम्पल अगर लिखें, अगर एग्जाम्पल लिखिए तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, है ना। गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम संकेत में n से, कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी डिफिनीशन बोल सकते हैं, जीरो तथा गिनती की सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। चूंकि यह 0 से स्टार्ट हो रहा है। और बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो आप बताएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पूर्ण संख्या को हम कैपिटल लेटर W से सूचित करते हैं। किस अक्षर से? W से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर इसको हम बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो सभी ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लिखे तो आपका मान लीजिए कि डॉट डॉट इधर लगा देते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से अगर हम लिखे तो ये हमारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। पूर्णांक संख्या सभी ऋणात्मक, जितनी भी माइनस की संख्या है ऋणात्मक में जो भी जाएगा वो सारी ऋणात्मक की संख्या, शून्य तथा सभी धनात्मक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये बताइएगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या ज्ञात किया जा सकता है? नहीं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की बात करें तो वो भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बताइए -3 और -1 में कौन बड़ा है? -3 और -1 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक में, ऋणात्मक वाली संख्या में जिसमें माइनस लगा रहता है, नेगेटिव संख्या में जितनी मान बड़ा होता है उतना ही वो क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। तो -3 और -1 में बड़ा आपका -1 है। ऐसे आप समझिए, अगर किसी के पास 1 रुपया कर्ज है, किसी के पास 3 रुपया कर्ज है, बड़ा आदमी कौन है? 1 रुपया वाला बड़ा आदमी कौन होगा? 1 रुपया वाला बड़ा आदमी होगा। तो 1 हमारा क्या है? बड़ा है। यानी -1 -3 से बड़ा है। अगर आपसे बोला जाए बताइए -50
और माइनस का 100 में कौन बड़ा है? माइनस का 50 बड़ा है, क्योंकि इसके पास 50 रुपया ही कर्ज है और उसके पास कितना कर्ज है? 100 रुपया कर्ज है। तो इसलिए आपको ऋणात्मक वाली संख्या में ध्यान देना है कि ऋणात्मक वाली संख्या में जितनी संख्या बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती चली जाती है। समझ गए? पूर्णांक संख्या को हम कैपिटल लेटर जेड से सूचित करते हैं। किस अक्षर से? कैपिटल लेटर जेड से हम सूचित करते हैं। अब आगे आते हैं परिमेय संख्या। चौथा नंबर क्या है? परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा p और q सह अभाज्य संख्या हो और साथ ही में q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। कभी q का मान हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है? तो परिमेय संख्या अगर हम लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं -3/1, -2/1, -1/1, 0/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या, यानी कि p बटा q के रूप में होनी चाहिए जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ में p और q यानी अंश और हर जो p और q है वो सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब कहिएगा सह अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होता है उसे हम कहते हैं सह अभाज्य। कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या को कैपिटल लेटर हम Q से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या को कैपिटल लेटर किससे करते हैं? Q से सूचित किया जाता है। अब आगे आते हैं, अगर इसमें छोटी परिमेय संख्या बड़ी परिमेय संख्या बोले तो वो ज्ञात, क्योंकि इसमें क्या छोटी, कहां तक जाएंगे? माइनस में जहां माने वहां तक जाते रहिए, उसमें कभी खत्म ही नहीं होगा। अब अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो आप कहिएगा कि जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। ये तो आपका बच्चा वाला डिफिनेशन है कि जो परिमेय नहीं है वो क्या है? जैसे कहते जो अच्छा नहीं है वो क्या है? बुरा है। जो अच्छा नहीं है वो बुरा है ना? जो महंगा नहीं है वो क्या है? सस्ता है। तो इसी प्रकार जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। ठीक है? लेकिन इसका एक और डिफिनेशन हम बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। क्या हो? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जैसे अगर हम यहां पर लिखे √2, क्या √2 यानी 2 का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है? क्या 2 एक पूर्ण वर्ग है? तो अगर 2 पूर्ण वर्ग नहीं है तो 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। इसका आप दशमलव प्रसार करेंगे तो अशांत अनावर्ती आएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार हमेशा ये चलते रहेगा, कभी इसका खत्म। इसी प्रकार से आप कहते हैं √3, क्या ये इसका दशमलव प्रसार क्या इसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात होगा? नहीं। इसी प्रकार से आप कहते हैं √5, क्या इसका वर्गमूल ज्ञात होगा? इसी प्रकार से आप कहते हैं √6, √7, √8, √10, क्या इन सभी का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है? नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या पे, रियल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी अपरिमेय और परिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या आ जाती है, टोटल के टोटल आ जाती है। आपको कोई भी संख्या ले ले, नहीं समझ में आए ये कैसी संख्या है तो बोलेंगे वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप अगर यहाँ पर लिखते हैं 5, आप अगर लिखते हैं -4, आप अगर लिखते हैं √2, आप अगर लिखते हैं -5/4, आप अगर लिखते हैं -3/2, ये सब के सब कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है? वास्तविक संख्या को कैपिटल लेटर R से सूचित किया जाता है। यहां पर आपको लिखा गया है n सबसेट W, W सबसेट Z, Z सबसेट Q, Q सबसेट R। सबसेट का मतलब होता है ये सारी, इसके सारे अवयव इसमें मौजूद है, इसके सारे अवयव इसमें मौजूद है, इसके सारे अवयव इसमें मौजूद है और इसके सारे अवयव इसमें मौजूद है। मतलब
कि हम सभी प्राकृत संख्या को क्या पूर्ण संख्या कह सकते हैं? सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। और सभी पूर्ण संख्या को क्या प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो है और इसमें जीरो शामिल यही कहता है कि प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए, एक के बाद इसमें जीरो बढ़ गया, जीरो के बाद इसमें ऋणात्मक वाला बढ़ गया, अब इसमें जो है हर में आ गया, बटा में आ गया। सभी पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जैसे हम लिखा 5/3, क्या 5/3 पूर्णांक है? नहीं। लेकिन -3/1, -3/1 पूर्णांक है, -3/1 पूर्णांक है। लेकिन सभी तो नहीं ना है, हमने सभी की बात किया। क्या सभी परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है? नहीं होती है। इसी प्रकार से आपको यहां पर आते हैं, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या मिल करके वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि टोटल संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है। हम सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आगे आते हैं, चलिए आगे देखिएगा। आगे है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जब वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका लिख देते हैं यहाँ पर 4, 8, 16, 20, है ना, इस प्रकार से आप लिख देते हैं। ये संख्याएं क्या है? 2 से विभाज्य है। अब 2 से विभाज्य कैसे पता करेंगे? तो 2 से विभाज्य के लिए हमको विभाज्यता का नियम आनी चाहिए। विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से क्या होती है? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। इसी प्रकार से आपको विषम संख्या बताया गया। विषम संख्या क्या होता है? ऑड नंबर जिसको हम कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम कहेंगे क्या? विषम संख्या कहेंगे। या बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल अगर हम दे तो आप कहिएगा कि आप ले लीजिए विषम संख्या 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7, 9, 11, इस प्रकार से आप ले लीजिए। ये आपका कैसी संख्या आ गया? विषम संख्या। इसमें भी आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए 2, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से आप ले लीजिए। ये आपका कहलाएगा क्या? सम संख्या, ये विषम संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, और इसी का एक अन्य नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर, एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक और डिफिनेशन याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और बात करते हैं अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से आपकी अभाज्य संख्या आ जाएगी। ठीक है। अगला नंबर है भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जिसको क्या कहते हैं? और इसी का एक अन्य नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या भी इसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नंबर। कंपाउंड मतलब यौगिक, नंबर मतलब संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के साथ साथ, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? कम से कम 3 गुणनखंड। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या अगर हम लिखे तो आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से हम लिखेंगे तो वो संख्या आएगी, भाज्य संख्या आ जाएगी। इसमें हम एक चीज और बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी?
सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो 1 हो जाएगा। अब बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। अब बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है? 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9 हो जाएगी। चूंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 1 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा? 9। देखिए तो कम से कम 3 गुणनखंड है कि नहीं है? अगर 3 गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी ना। आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं हम को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो क्रमागत संख्या का HCF सदैव कितना होता है? 1। दो लगातार संख्या का HCF जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो दो संख्या का HCF अगर 1 होता है उन दोनों संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। पॉइंट याद रखिएगा कि दो लगातार संख्या का HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। दो लगातार संख्या का HCF कितना होता है? और दो अभाज्य संख्या का HCF भी आप याद करिएगा तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 1। HCF कितना आएगा? 1। दो लगातार संख्या का HCF भी 1 होता है और दो अभाज्य संख्या का HCF भी कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच कितना का अंतर हो? 2 का अंतर हो उसे हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य। जैसे एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं, सह अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल भी देते हैं यहाँ पे। सह अभाज्य संख्या क्या बताया? वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो। तो आप यहां पर ले लीजिए 2, 3 ले लीजिए और आप ले लीजिए 4, 5 ले लीजिए, है ना। इस प्रकार से हम तो बताएं कि दो लगातार संख्या का HCF हमेशा क्या होगा? दो अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कई सारे। जुड़वा अभाज्य संख्या देखिए शुरुआत में तो जुड़वा अभाज्य संख्या मिलता है, लेकिन जैसे जैसे अंकों का मान संख्या बड़ी होती जाती है वैसे वैसे जुड़वा अभाज्य संख्या का मान कमते चला जाता है ना। बहुत फिर ना के बराबर बहुत दूर दूर पर फिर मिलता है, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसके लिखते हैं आपका जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3, 5 होगा, 5, 7 होगा। देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। आगे और चलिएगा 11 और 13 और बोलिएगा 17 और 19। इस प्रकार से आपकी जो संख्याएं हैं ये कैसी संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला है रामानुजन संख्या, ये जिसको हम कहते हैं हार्डी रामानुजन नंबर या हार्डी रामानुजन नंबर। ये किसको कहते हैं? तो कहता है वैसी संख्या जिसको 2 प्रकार से घनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या। फिर से, वैसी संख्या जिसे 2 प्रकार से घनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं या हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं 1729 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यू कितना होता है? 1000। 7 का क्यू जिसका होता है 700। इसको जब ऐड करिएगा 2 प्रकार से घनों के योगफल के रूप में, एक प्रकार से घनों के योगफल तो हो गया, यह आ जाएगा आपका 1729। और एक प्रकार से और इसको व्यक्त किया जा सकता है 12 का क्यू और 1 का क्यू। 12 का क्यू होता है 1728 और 1 का क्यू होता है कितना? 1 होता है। इसको ऐड करिएगा आ जाएगा 1700।
तो दो प्रकार से वैसी संख्या जिसे दो प्रकार से घनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं रामानुजन या हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है यहां पे प्रमेय, एक प्रमेय पढ़ना है। प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम लोग चैप्टर की बात करते हैं, हम लोगों को जानना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आखिरी प्रमेय का है क्या? देखिए कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, कोई भी a और b दो धनात्मक पूर्णांक लिए दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है यानी उपस्थित है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है वो 0 से बड़ा है और बराबर भी है। इधर देखिएगा बराबर का भी साइन लगा हुआ है, 0 से बड़ा है और बराबर भी है, और b से क्या है? छोटा। b से क्या है? r का मान हमेशा b से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, है ना। ये कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है और b से क्या है? यहां पर एक शब्द कहा है पूर्ण संख्या। q और r के बारे में कहा है पूर्ण संख्या विद्यमान है, यानी कहता है q का मान भी शून्य हो सकता है, r का मान भी शून्य हो सकता है। जब शेषफल 0 बचेगा तो आप क्या, r का मान 0 होगा, लेकिन q का मान 0 कब होगा उसकी बात करते हैं। q का मान 0 कब होगा? तो q का मान 0 तब होगा जब मान लीजिए कि आपको 3 में आपको भाग देने के लिए कहे 5 से, 3 में आपको भाग देने के लिए कहे 5 से, तो आप कितने बार में भाग लगाइएगा? क्या एक बार भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम लगाएंगे 0 बार में। 0 बार में 5 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0, और यहां बचेगा कितना? तो जब आप इसको इस रूप में डिफाइन करिएगा, a बराबर bq प्लस r, ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, ये आपका q होता है, ये आपका r होता है। a का मान है 3 बराबर b का मान है 5 गुना q का मान है 0 प्लस में r का मान है 3, तो 5 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहां पर समझे कि हमारा q का मान 0 कैसे होगा? q का मान भी 0 आपका हो सकता है। 3 आया ना? अरे भाज्य आया कि नहीं आया? भाज्य आ गया ना? तो आपका भाज्य आ गया, तो ये आपको कहता है पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, यानी कि r का मान 0 हो सकता है, q का मान भी 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है आप देखें, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस रूप में आपका डिफाइन होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर, प्लस वाला, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित है। आपसे पूछा जाएगा बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन संख्याओं के लिए परिभाषित है, तो बताइएगा केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित है। किसके लिए परिभाषित है? धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित है, किंतु इसका विस्तार b बराबर 0 के अलावे b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। b बराबर 0 को छोड़कर b का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अन्य सभी पूर्णांकों के लिए किया जा सकता है, b बराबर 0 को छोड़कर b का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथ्म जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म क्या होता है? तो सुपरिभाषित चरणों की एक क्या होती है? श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथ्म जो होता है, देखिए एक एल्गोरिथ्म है और एक प्रमेयिका है। एल्गोरिथ्म जो है एक विधि है, एक क्या है? विधि है, एक रूल है, एक नियम है, जिसको आप नियम के अनुसार बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके बनाते हैं। और प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, कथन है, जो कि सिद्ध किया हुआ है। इसका उपयोग करके हम किसी प्रश्न को बनाते हैं। लेकिन ये एल्गोरिथ्म जो है वो क्या है? एक विधि है, एक प्रोसीजर है, जिसके द्वारा
जिसका उपयोग करके हम प्रश्न को, उस विधि का उपयोग करके हम प्रश्न को बनाते हैं और इस प्रमेयिका का उसमें उपयोग होता है। ठीक है, तो कहता है कि एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या, किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, तो ये एक विधि है और ये एक प्रमेयिका जो है एक कथन है, एक स्टेटमेंट है। जैसे हम लोग स्टेटमेंट, एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट क्या समझते हैं? जैसे आप सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है ना कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होता है, सिद्ध किया हुआ है ना। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? क्या ये सिद्ध किया हुआ है? हम लोग उसको क्या सिद्ध करने जाते हैं? सिद्ध किया हुआ है, उसी पर हम लोग अपना सिद्ध करते बनाते हैं। हम लोग को बता दिया गया कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। अब वो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या बताया गया है? ये सब क्या है? ये सब प्रमेयिका है, ये सब जो है सिद्ध किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सिद्ध किया हुआ है। तो यही कहता है कि एल्गोरिथ्म ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती। कहता शब्द एल्गोरिथ्म, जो एल्गोरिथ्म शब्द है, ये जो एल्गोरिथ्म शब्द है वो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, जिनका नाम था पूरा मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, है ना। मम्मी कैसे पुकारती होगी इसको? मूसा ना, मूसा भाई, एगो मूवी में था मूसा भाई, पता है? संजय दत्त का नाम था मूसा, नहीं देखा है? संजय दत्त ऐसे ही नहीं बना हूं, है ना। उसमें डायलॉग बोलता है ना, पता नहीं, नायक नहीं खलनायक लगता है, इसी में तो मूसा भाई होता है, नहीं पता नहीं, ध्यान नहीं हमको। शब्द एल्गोरिथ्म 9वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा, 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ये जो आपका एल्गोरिथ्म है किनके नाम से लिया गया है? एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते हैं, बीजगणित अलजेब्रा XY वाला, तो अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक, एक पुस्तक इनका लिखा हुआ हिसाब अलजबर से ही क्या ले लिया गया है? अलजेब्रा, हिसाब अलजबर बा अल मुकाबला, एक किताब का नाम है जो लिखा गया है अल ख्वारिज़मी जो हैं उनके द्वारा से लिया गया है। यानी अलजेब्रा जो लिया गया है वो इन्हीं के किताब पुस्तक हिसाब अलजबर बा अल मुकाबला से लिया गया है। समझ गए? इसमें आता अलजबर से बन गया अलजेब्रा। ठीक है। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका, एकरम लेखन सब पढ़ता है जानबूझ के, प्रेमिका है ना। प्रमेयिका को क्या पढ़ देता है? प्रेमिका। तो आपको प्रेमिका नहीं पढ़ना, प्रमेयिका पढ़ना है। ठीक है, चलिए। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है? कथन होता है। प्रमेयिका जो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिद्ध किया हुआ, कोई ना कोई सिद्ध कर दिए। पहले बाबा के जमाना से सिद्ध कर दिए, हम लोग को बस उसके रास्ते पर चलना है। ठीक है, मांझी जी पहाड़ खोद दिए, अब खाली पहाड़ के उस रास्ता को खाली तय करना है। अब बोलना है कि पहाड़ तोड़ सकता है, तोड़ेंगे नहीं, तोड़ सकता है ना। चलिए, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। किसी भी कथन को सिद्ध करने में इसको क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं पॉइंट नोट। एक फर्स्ट है कि ए और बी दो अगर संख्या दिया हुआ है, ए और बी दो संख्या है के मसा को HCF को, यानी कि उसके संकेत में HCF AB से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या को दिया हुआ, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 5 और 3, अगर इसका HCF निकालना है तो HCF को मैं से व्यक्त करेगा, HCF ऑफ 5 3 बराबर जो भी आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो HCF को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कहता यदि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है, B से छोटा है, तब HCF AB, जो HCF AB दो संख्या का HCF आएगा वही HCF B और R का आएगा। जैसे हम लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, तो A और B का जो दो संख्या का HCF आएगा वही HCF आएगा B और किसका?
आर का HCF आएगा। ठीक है, बी और आर का HCF वही चीज आएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या m के लिए HCF m0 कितना होता है m। जैसे मान लीजिए 5 और 0 का HCF कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर ये कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, प्रश्न पर आते हैं। आगे प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है, कहता है 40 उदाहरण है। उदाहरण से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपके जो BTVC बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बिहार बोर्ड के किताब में पहला नंबर एग्जाम्पल कहता है कि 4052 यानी 4052 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। उसी में हम प्रमेयिका की मदद से हम इसको क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। चलिए सब लोग रेडी हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं में आपको A और B मानना है। क्या मान लेना है, A और B मान लेना है। तो हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को A मान लेंगे, छोटी संख्या को B मान लेंगे। यहां लिखेंगे, ध्यान सब समझिएगा। माना कि A बराबर 12576 तथा B बराबर 4052। जहां पर यहां हम देख रहे हैं कि जहां A जो है वो बड़ा है किससे, A बड़ा है किससे, B से बड़ा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भाग लगाना है। भाग लगाने के लिए आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आइए स्टेप नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, यही जो स्टेप में हम लिखते हैं वही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यही आपका एक प्रोसीजर है, विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक है, तो हम 4052 से 12576 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो आपको पता है कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। तो आप यहां से 3 दूनी का 6, 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, 3 से 0 में 0 हो जाएगा, तो 3 एकम 1 हो जाएगा ना, सॉरी 3 एकम 3 नहीं, मतलब 1 जो बाकी बचेगा 1 लिखा जाएगा। और यहां हो जाएगा 4 तिया 12156, माइनस करिए, 6 में से 6 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 2 में से 2 घटेगा तो 0 और 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए। अब यहां पर आपने देखा कि शेषफल आपको कितना बच गया, 400। शेषफल कितना बच गया, 400। शेषफल आपका 420 बच गया। अब यहां पर लगाएंगे प्रमेयिका। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एक बार हम लिख देंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बार बार नहीं लिखेंगे। यहां पर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस में, तो यहां लिखेंगे B का मान कितना हो गया, देखिए B का मान 4052 गुना Q का मान कितना है और R का मान 400। क्या R बराबर 0 है, नहीं, तो लिखेंगे कि अतः यहां R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए भाग प्रक्रिया क्या रखेंगे, भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे। अब जारी कैसे रखेंगे, ये जो पहले भाजक था ये बन जाएगा भाज्य, और जो शेषफल था ये बन जाएगा भाजक। क्या बन जाएगा, यानी कि इसका ये जो आपका A था, ये आपका B था, ये आपका Q था, और ये आपका, अब क्या हो जाएगा कि ये जो R था ना ये बन जाएगा B और E बन जाएगा A। आइए पर स्टेप नंबर चलते हैं सेकंड। क्या चलते हैं, स्टेप नंबर चलते हैं सेकंड।
स्टेप नंबर सेकंड, और स्टेप सेकंड में हम देखेंगे 420 से हम डिवाइड करेंगे 4000, तो 420 से कितना बार में लगेगा? 9 बार में लगेगा। 0, 9 दूनी 18 की 8 बाकी 1, 9 चौ 36 है, कितना? 37, 2, 15 में 60 घटेगा तो 7, 9 में से 7 घटेगा 2, और ये हो जाएगा 0। 272 शेषफल कितना बच गया? अब लिखेंगे यहां पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या कहता है? बी क्यू प्लस, जहां पर बी का मान आपका कितना है? 400 गुना क्यू का मान है 9, शेषफल कितना आ गया? 200। क्या आर का मान 0 है? आर इज नॉट इक्वल टू 0। अतः भाग प्रक्रिया क्या रखेंगे? भाग प्रक्रिया को जारी, भाग प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिखता है ना जी? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर हम आते हैं अब 3 में आते हैं। स्टेप नंबर स्टेप नंबर 3 में देखेंगे, अब जो 272 था ये बन जाएगा बी, और 420 क्या बन जाएगा? ए। तो 272 से अब डिवाइड करेंगे 420 में। 272 दूनी का ज्यादा हो जाएगा ना, एक बार लगेगा। 272, 10 में से 2 घटेगा 8, 11 में से 7 घटेगा 4, 3 में से 2 घटेगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर 272 गुना 1 प्लस में 100। आर का मान बताइए? 0 आया? जब तक 0 नहीं आएगा भाग लगाते रहेंगे। आर इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया को क्या रखेंगे? भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे। पुनः 148 से अब भागा देंगे कहां पे? 272 में। तो ये हमारा होगा स्टेप नंबर कितना? 4। स्टेप नंबर 148 से 272 में कितना बार में लगेगा? एक बार में। 148, 12 में से 8 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1। फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना? 100 गुना क्यू का मान 1 प्लस में 100। आर इज नॉट इक्वल टू, अतः भाग प्रक्रिया भाग प्रक्रिया को क्या रखेंगे? अगला स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप में तो आपको लगता है कि खत्म होना चाहिए, नहीं कट रहा है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई। चलिए देखिए तब स्टेप नंबर आते हैं हम 5 में। 124 से 148 में भाग देंगे ना, कितना बार मिलेगा? एक बार में। जानता है कई सारा सोच रहा था ना 124 दूनी का 248 है, 148 से है, कह रहा कि अबरी में तो कटिए जाएगा, है ना। चलिए यहां पर 4 और 2 बचेगा, है ना, ये आपका 0। ए बराबर बी क्यू प्लस में, तो लिखेंगे यहां पर क्या? 124 गुना 1 प्लस में 24। आर इज नॉट इक्वल टू, अतः भाग प्रक्रिया अब आते हैं स्टेप नंबर 6 में। कौन सा स्टेप? 6 में आते हैं, है ना। क्या करेंगे? हाँ, गप काहे कर रहे हैं जी, इधर देखिए। 24 से
124 में देखिए हल्ला करिएगा, यहां पर बुला करके अब पीटेंगे, एकदम सामने सब देखेगा, है ना। चलिए 24 बचे, 20 से 120 बचेगा 4, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अभी भी r इज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः भाग प्रक्रिया जारी रखें। अब आते हैं, क्या हुआ? अच्छा यहां पे ये गड़बड़ हो गई। 5 प्लस में 4, 24 गुना 5 प्लस में 4। अब आते हैं लास्ट स्टेप, आपका आ जाएगा 7 नंबर, है ना। चलिए स्टेप 7, चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ गप नहीं करिए, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, क्या कि देखो जगह का दुनिया में भी बहुत कमी है। दुनिया में भी जगह की बहुत कमी है, और जगह के लिए तो मार भी होता है, लेकिन हम लोग किसको से मार करेंगे? आइए 4 से डिवाइड करेंगे 24 में, तो 4 छक्का 0 आ गया, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में 4 गुना 6 प्लस में, यहां आर बराबर क्या आ गया? अब भाग प्रक्रिया को रोक देंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपका जो HCF आएगा, HCF ऑफ अरे चलिए इसलिए HCF ऑफ कितना? बराबर 4 आंसर। क्या समझ में आया सभी को? थोड़ा सा लंबा गया लेकिन अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कई सारे कैसे बनाएंगे वो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। पहले क्या करेंगे कि पहले वो 4052 और 12576 में लगातार वो HCF निकाल देंगे, लगातार भाग दे देंगे, और लगातार भाग देने के बाद आप भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है, गलत नहीं करेगा। लगातार भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद क्या करेंगे ना, ये सारे जो स्टेप लिख रहे हैं ना, सारे स्टेप को, उस सारे स्टेप को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 इस प्रकार से करके एक साथ में लगातार लिख देंगे। ऐसे करके पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर यहां पर ये आ जाएगा, ये लास्ट में 0 आ जाएगा, तो वहां पे रोक दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा, इसलिए HCF ऑफ इतना इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में आप डायरेक्ट भागा दे दीजिए और इधर लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ऊपर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो ऐसा भी अगर कोई बताएंगे तो ऐसा नहीं कहिएगा कि हमारा बताया हुआ गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। ये भी अगर आप लिखते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, तो आपको नंबर देने में क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, सहूलियत रहेगा। समझ गया इन सारी चीजों को? आगे चलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा है। एग्जाम्पल नंबर दूसरे की बात करते हैं, इसको आप गौर से समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो इस टाइप के आपके कई सारे प्रश्न आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टोटल 4 एग्जाम्पल है, हम चारों एग्जाम्पल को आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कहता है
गप नहीं करिए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे, जैसे से हम लिखेंगे वैसे वैसे ही आपको आगे का क्वेश्चन भी आएगा, तो उसको उसी प्रकार से डील करना है। लिखेंगे माना कि a बराबर, माना कि a बराबर ऐसे लिख दीजिए, माना कि a एक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों का रहा। हम सीधे ले लेते हैं, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम ना, तो गौर से समझिएगा, हमको यहां प्रश्न कहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो हमने यहां पर सम और विषम दोनों कहा, तो ना हमने a को सम माना, ना हमने a को विषम माना, हमने केवल माना कि a बराबर, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम क्या मान लेंगे, b बराबर 2 मान लेंगे। b बराबर क्या मानेंगे, अब कहिएगा b बराबर 2 क्यों माने भाई, अपने मन से आप चलिएगा, मनमौजी हैं आप, यहाँ पढ़े आते तो आप मनमौजी करिएगा, कुछ मान लीजिएगा, तो मतलब है जी नहीं। देखिए ऐसा हमने इसलिए माना, b बराबर 2 हमने इसलिए माना क्योंकि हमारा दिया गया, गप नहीं, दिया गया जो हमारा रूप था वो 2q और 2q + 1 के रूप का है। जिस रूप का दिया रहेगा, मान लीजिए 4q का रूप का रहेगा तो 4 मानेंगे, 6q का रूप का रहेगा तो 6 मानेंगे, है ना। तो जिस रूप का दिया रहेगा वो हम यहाँ पे मानेंगे। तो हम यहाँ लिखे कि b बराबर 2, यहां पर लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि b बराबर 2 इसलिए माना कि दी गई संख्याओं का रूप 2q तथा 2q + 1 है। हमने इसलिए माना कि दी गई संख्या 2q तथा 2q + 1 के रूप में है। अब यहां से b बराबर 2 हमने ले लिया, a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम चलेंगे यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq प्लस में क्या होता है जी, r होता है। a बराबर bq प्लस में r होता है। तो यहां पर आप लिखिएगा कि b का मान क्या माने हैं, 2q प्लस में r, 2q प्लस में क्या बन गया, जहां लिखिएगा, जहां r एक धनात्मक पूर्णांक है, r एक धनात्मक पूर्णांक है तथा r जो है वो 0 से क्या है, बड़ा और बराबर है। r 0 से बड़ा और क्या है, बराबर, और 2 से क्या होगा, छोटा। यही ना पढ़े हैं। देखिए r का जो मान है, यहां पर देखेंगे r का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा और 2 से क्या होगा, बताइए। कभी भी अगर आपका b का मान 2 है, ध्यान सुनिएगा, आपका b का मान 2 है, अगर 2 है, किसी भी संख्या में आप भाग दे दीजिए, क्या शेषफल कभी भी 2 से बड़ा आएगा। आप देखिए, अगर हम भाग देते हैं मान लीजिए कि 7 में, तो 2 तिया 1 बचा। अगर भाग देते हैं 8 में, 2 चौका 0 आ गया। भाग देते हैं 9 में, 2 चौका 8, 1 आ गया। भाग देते हैं हम 10 में,
2 पचे 0 आ गया, 0 आ गया ना। आप क्या देख रहे हैं कि जो भाजक होता है भाजक से शेषफल जो है हमेशा कम ही रहती है, यानी कि ये 0 से लेकर के कहां तक रहेगा, 1 तक। यानी r का संभावित मान हम यहां लिखेंगे तथा r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है, 2 से छोटा है, इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए r का संभावित मान क्या क्या निकल के आ रहा है, 0 तथा 1 होगा। r का संभावित मान यहां से 2 ही को निकल के आएगा, 0 और क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक में, किसी भी बच्चे को यहां पर दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, r का संभावित मान 0 और 1 निकल गया, उसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद अब समझिएगा, r का मान 0 रखेंगे और r का मान 1 रखेंगे। हम यहां पर चलते हैं कि जब r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 होगा तब क्या होगा भाई, तो r बराबर 0 हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, b की जगह पर क्या है 2, q की जगह पर q है और r की जगह पर हो जाएगा 0, तो आप इसको क्या लिखिएगा 2q, क्या 2q लिखिएगा। इसी प्रकार से हम लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस में r, और यहां से आ जाएगा 2q प्लस में क्या हो जाएगा 1, 2q प्लस में क्या हो जाएगा। अब यहां पर समझने की बात आपको यह है, किसी भी संख्या में अगर 2 मल्टीपल के रूप में है, 2 गुना के रूप में है, वो संख्या हमेशा सम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या। इसमें हम 2 से मल्टीपल कर दिए, क्या अब ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा ना। तो किसी भी संख्या में जब 2 मल्टीपल के रूप में आ जाए वो संख्या सम संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, सम संख्या। तो बताइए जो 2q के रूप का है ये कैसी संख्या के रूप में आ रहा है, क्या ये सम संख्या है कि नहीं है, क्या ये सम पूर्णांक है कि नहीं है। अब बताइए इसमें 2q प्लस 1 में क्या इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या इसमें 2 आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं ना ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन नहीं होगा, इसलिए यह आपका विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, यह विषम पूर्णांक है। तो हमको यही दिखाना था कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का सम आया, 2q प्लस 1 के रूप का क्या आया, विषम आया। आ गया कि नहीं आ गया। हम यहां पर लिखेंगे कि अतः 2q अतः ऐसे लिखते हैं, अतः यहां हम देख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, दिखाना था हमको। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्या सभी को समझ में आया ना, सभी को समझ में